नमस्कार साथियों। संकल्प सिविल सर्विसेज में मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 का जो बैच प्रारंभ किया गया है, इसमें आपकी इतिहास की क्लासेज जो है यूट्यूब पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इसकी जो इतिहास की शुरुआत थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता से हुई थी, और इसमें हम वो सभी टॉपिक कवर कर रहे हैं या महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर रहे हैं जो MPSI की प्री और मुख्य दोनों परीक्षा में कॉमन है। तो ये आपका इतिहास का दूसरा लेक्चर है, और इसके पहले वाले लेक्चर में यानी इतिहास के जो पहला लेक्चर था, इसमें हमने शुरुआत की थी सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, और इसकी जो प्रारंभिक जानकारियां थी जिनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं, उन सभी तथ्यों को कवर करते हुए पिछले लेक्चर में हमने विस्तार से देख लिया था। चलिए, आज दूसरा लेक्चर है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसमें आज देखेंगे कि महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से थे और यहां से कौन कौन सी पुरावशेष या प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। आप पुराने पेपरों को देखें तो अक्सर इस टॉपिक से कई बार प्रश्न बने, मतलब हमेशा प्रश्न बनते हैं, जैसे कौन सा स्थान किस नदी के तट पर है, इसकी खोज कब हुई, किसने की, इसका उत्खनन किसने कराया, और यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो लगभग इन्हीं तथ्यों के आसपास घूमते हुए प्रश्नों की बहुत बड़ी संख्या आपको पुराने प्रश्न पत्रों पर दिख जाएगी। तो साथियों, आपको मालूम है कि 1921 में हड़प्पा नगर की खोज के साथ ही ये सभ्यता प्रकाश में आई थी, और इसके बाद जो है इस पूरे सिंधु घाटी का क्षेत्र है, सिंधु नदी तंत्र का जो क्षेत्र है, यहाँ से कई स्थान या कई नगर प्राप्त हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यदि वर्तमान पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, सुक्कांकेंडोर, अल्लादीनो, बालाकोट, ऐसे कई स्थान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ भी वहीं से प्राप्त हुआ है। और यदि अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में केवल 2 स्थान प्राप्त हुए हैं। इनमें से पहला स्थान है सूरतघोई, दूसरा स्थान है मुंडीगाक। इनके विषय में आगे आप लोग को बतलाऊंगा विस्तार से। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर पे कवर कर ली थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आती है साथियों कि भारत में कौन कौन से स्थान थे, और इनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो भारत में जो सबसे अधिक सैंधव स्थल जिस राज्य में स्थित है वो राज्य है गुजरात। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल भारत के अंदर वो था रोपड़। तो ऐसे हम यदि देखें तो बहुत सारे स्थान हैं जो भारत के अंदर है। गुजरात की बात करें तो इनमें लोथल है, रंगपुर है, सुरकोतड़ा है, वो जो धौलावीरा है, और ऐसे ये कुंतासी है। और इसी प्रकार से राजस्थान में देखें तो कालीबंगा यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा में देखें तो हरियाणा में कौन कौन सा है? वनवाली है, राखीगढ़ी है, जो कि भारत में स्थित सैंधव स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। तो इस तरह से कई स्थान हैं। लेकिन आप यदि पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन करें साथियों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, इनसे ही अक्सर प्रश्न बनते हैं। वैसे भी आप देखिए सिंधु सभ्यता में लगभग 250 से अधिक स्थान प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि ये आंकड़ा जो पुस्तक में मिलता है, लेकिन वास्तव में वर्तमान समय में इनकी संख्या जो मतलब 1000 से ऊपर जा चुकी है। लेकिन यहां पर आप एक चीज देखिए, पुराने प्रश्न पत्रों को आप लोग जरूर देखिएगा उठाकर, कैसे प्रश्न बनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, इनसे ही अक्सर प्रश्न बनते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनवाली। ये ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है कि इनसे ही प्रश्न लगातार रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न जो हैं अलग से जो अन्य स्थानों से संबंधित होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं साथियों कि पहला नगर कौन सा था? हड़प्पा। हमने चर्चा की है कि 1921 में हड़प्पा की खोज के साथ ही ये सभ्यता प्रकाश में आई थी। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? सबसे पहले इसकी अवस्थिति देख लीजिए। तो जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जिला है जिसका नाम है मांडगोमरी। आप लोग याद रखें या ना रखें, इसे जरूर याद रखिएगा कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और ये रावी नदी के तट पर है। मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में मैपिंग अच्छे से समझाई है, मैपिंग अच्छे से बताया हूं कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर है। और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। इन्होंने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में 1921 में हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन कराया था। अब बात आती है साथियों कि यहां से कौन कौन सी जो है वस्तुएं प्राप्त हुई हैं।
तो यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें पहला है अन्नागार। अन्नागार यानी जहां अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। तो ऐसे अन्नागार का ये इमेज आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इसका चित्र लगा हुआ है। यहां 12 की संख्या में अन्नागार प्राप्त हुए हैं, यानी जो ये अन्नागार यहां से प्राप्त हुए हैं इनकी संख्या कितनी थी? 12। इस चीज को याद रखिएगा, हालांकि चलिए 12 याद रखिएगा। और इसी अन्नागार के आसपास हम देखते हैं कि कुछ छोटे छोटे बैरक नुमा कमरे बने हुए हैं। बैरक नुमा कमरे बने हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, जहां पर अन्नागार है यहीं पर आप देखें जो कार्यरत श्रमिक होते हैं उनके लिए भी आवास बनाए जाते हैं। ये आवास ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो छोटे आवास मिले हैं, जिसे विद्वानों ने ये कहा कि ये आवास जो है अन्नागार में कार्यरत श्रमिकों के लिए बनाए गए थे। यानी अन्नागार और यहीं से प्राप्त हुआ है श्रमिक आवास। श्रमिक आवास का आशय यह है कि छोटे कमरे, बैरक नुमा कमरे। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहां से एक कांसे का बना बैलगाड़ी का प्रारूप प्राप्त हुआ है। कांस्य धातु से बना हुआ एक बैलगाड़ी का खिलौना जैसा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक यहां से मुहर प्राप्त हुई है। एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें कि एक स्त्री को सिर के बल खड़ा हुआ दिखाया गया है और उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ इसमें चित्रित है। तो कुल मिलाकर यहां पर विद्वानों ने इनकी पहचान किससे की है? उर्वरा देवी से की है। ये इसकी पहचान किससे की है? उर्वरा देवी से। उर्वरा देवी या मात्र देवी, इसकी तुलना विद्वानों ने उर्वरा देवी से की है। और इसके अलावा साथियों यहां से दो महत्वपूर्ण कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। दो कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं जिन्हें विद्वानों ने दो अलग अलग नाम दिए हैं, एच कब्रिस्तान और R37। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में एच का आशय क्या है, ये कैसा स्थान था, तो कब्रिस्तान था। R37 क्या है, तो वो कब्रिस्तान था। कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और साथियों यहीं से हमें धर्म के संदर्भ में यानी सैंधव धर्म के संदर्भ में हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें स्वास्तिक का चिन्ह भी यहां से प्राप्त हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं कि दो अलग अलग नगरों से प्राप्त हुई हैं। उदाहरण के तौर पर हम मुहर की बात करें, सील्स, सैंधव जो सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, मुहरें या जो सील्स थे वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, लेकिन इनकी विशेषताएं अलग अलग हैं। किस संदर्भ में इसका अध्ययन करना है वो जब मैं आगे आप लोग को मुहरों के बारे में विस्तार से बतलाऊंगा तो वहां पर इसकी जानकारी दूंगा। तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहां से जो है मुहर, बड़ी मात्रा में मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? मुहरें यानी सील्स। इनके विषय में आप लोग को आगे विस्तार से जानकारी दूंगा, आप लोग परेशान ना होइएगा। तो चलिए साथियों, ये यहां पर ये चीजें हो गई। अब इसके बाद ये था हड़प्पा। तो हड़प्पा के संदर्भ में और भी कुछ चीज जानकारियां हैं जिससे मैं आप लोग को आगे चलकर रेगुलर क्लासेस में दूंगा। चलिए अब यहां पर एक चीज आप लोग और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यह थी सामान्य जानकारी, सामान्यतः सभी जगह मिल जाती है पुस्तकों में, लेकिन यहां पर साथियों कई बार जो है घुमाकर प्रश्न पूछ लिया जाता है। हमने यहां पर देखा था कि 1921 में जो है श्री राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया, लेकिन वास्तव में जो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से और भी विद्वान संबंधित हैं। जैसे ये दयाराम साहनी जी के बाद जो अगले थे ये भारतीय पुरातत्व शास्त्री माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने भी इस क्षेत्र का उत्खनन कराया है 1926 में। इसके बाद जो मार्टिमर व्हीलर इन्होंने भी इसका उत्खनन कराया है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि ऑप्शन में दयाराम साहनी ना हो, दयाराम साहनी उत्खननकर्ता के ऑप्शन में ना हो, तो इनमें से कोई भी दो होगा। ठीक, इन दो में से कोई भी एक जो है ये होगा। चलिए अब यहां से कुछ चीजें और भी प्राप्त हुई हैं साथियों। यहां से एक सोने का बना हुआ कंगन, अन्य वस्तुओं में हम देखें जो अन्य वस्तुएं हैं, इन देख सकते हैं कि सोने का बना कंगन और इसी प्रकार से सोने का ही बना हुआ 6 लड़ियों का हार,
6 लड़ियों का हार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा यहां से भी मनोरंजन से संबंधित जो है 7 पासे प्राप्त हुए हैं। 7 पासे हम यहां पर सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता में सबसे प्रचलित मनोरंजन था वो था चौपड़, जिसमें पांसों का उपयोग होता है। तो यहां से 7 की संख्या में पांसे प्राप्त हुए हैं साथियों। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण स्थान है मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? नखलिस्तान या मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। यानी इसे नखलिस्तान, मृतकों का टीला या जो है ये इसे सिंधी भाषा में कहा जाता है। अब इसकी खोज की बात आती है साथियों, तो हड़प्पा के प्रकाश में आने के ठीक 1 वर्ष के बाद 1922 में श्री राखल दास बनर्जी के द्वारा इस स्थान का उत्खनन कराया गया था। ध्यान रखिएगा, इस समय जो एएसआई के यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल ही थे। ये सारे काम उनके ही निर्देशन में संचालित हो रहे थे। यहां से 3 महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखिएगा कि यहां से 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई हैं और अक्सर परीक्षा में इनसे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहली जो वस्तु प्राप्त हुई है, एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें शिव के आदि स्वरूप पशुपति देव का चित्र अंकित है। दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रमाण प्राप्त हुआ है वो लगभग एक 4.5 इंच की या सेंटीमीटर की जो कांस्य धातु से बनी हुई नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और इसके अलावा तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है वो यहां से एक विशाल जो स्नानागार प्राप्त हुआ है। एक स्नानागार प्राप्त हुआ है, हालांकि इनके बारे में आगे विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि यहां की धार्मिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी देता है। ये एक मोहर प्राप्त हुई है। ये मोहर में क्या है? एक 3 मुखों का योगी जिसके सिर पर 2 श्रृंगी हैं यानी सींग हैं। ये पद्मासन की मुद्रा पर बैठा हुआ है और इसके आसपास कुछ पशु बने हुए हैं। अब इन पशुओं में क्या है? कौन कौन से पशु हैं? जो है हाथी तथा बैल, हाथी और बाघ, बाईं ओर जो है गेंडा तथा भैंसा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि अक्सर इससे प्रश्न बनते हैं कि पशुपति की मोहर जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई उनमें कौन कौन से पशु के चित्र अंकित हैं। और इसके अलावा जो है यहीं पर इसके ठीक नीचे पर हिरण का भी चित्र बना हुआ है। 2 हिरण भी बने हुए हैं। आप लोग गूगल में इमेज देखिएगा तो आप लोग को एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर साथियों ये आप इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक जो योगी बैठा हुआ है जिसके 3 मुख हैं, सिर पर 2 सींग है और इसके चारों तरफ जो पशु बने हुए हैं। तो इसके जो है बाएं ओर एक बाघ बना हुआ है और ये गेंडा बना हुआ है। बाईं ओर जो है हाँ, यहां पर देख लीजिए कि दाहिनी ओर हाथी और बाघ बना हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं ये हाथी और ये बाघ बना हुआ है, जबकि इसके जो है दाहिनी ओर क्या है? यहां पर एक श्रृंगी पशु, यानी यहां पर आप देखें तो एक गेंडा अंकित है और एक भैंसा अंकित है। अब मैं आपको दाएं और बाएं ओर क्यों बतला रहा हूं? देखिए यहां पर यदि प्रश्न कठिन आएंगे या कि डीप में जाकर पूछेगा, जो कि पूरी संभावना है कि आपसे मुख्य परीक्षा में मतलब एमपीएसआई की मुख्य परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएं, तो आपको ऐसे तथ्यों के लिए भी तैयार रहना है कि दाहिनी ओर कौन से पशु बने हैं? हाथी और बाघ। और बाईं ओर कौन से पशु बने हैं? गेंडा और भैंसा। लेकिन इसके साथ ही इसके ठीक नीचे पर यहां पर 2 हिरण भी अंकित हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर देखिए कितने, यहां पर आप देखें यदि तो कितने यहां पर ये कितने पशु अंकित हो जाते हैं? हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और हिरण। तो ये इस तरह से इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर बृहद स्नानागार यहां पर है। यहां से एक बृहद स्नानागार मिला है, यानी बाथ टब प्राप्त हुआ है, जिसे ये इमेज में आप देख सकते हैं। इसे जॉन मार्शल ने क्या कहा है? तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण।
तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। इस तथ्य को याद रखिएगा आप लोग, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जो मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है, बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, वो उसे सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक प्रमाण या आश्चर्यजनक साक्ष्य कहा है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो ये मोहनजोदड़ो है साथियों, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सभ्यता का सबसे बड़ा नियोजित नगर है। इसे भी ध्यान रखिएगा। नगर है। अब यहीं से एक प्रश्न और आपके सामने आ सकता है कि भारत में स्थित सैंधव स्थलों में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। चलिए, इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। यहां से कांस्य की बनी एक नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त होती है। यह नर्तकी की प्रतिमा यहां पर अंकित है, इसकी इमेज अंकित है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये नर्तकी है, क्योंकि ये कई प्रकार के आभूषणों को पहने हुए है, तो यहां पर ये, इसके अलावा साथियों यहां से हड़प्पा की तरह ही अन्नागार प्राप्त हुए हैं, और यहां से एक विशाल सभा भवन प्राप्त हुआ है, मतलब एक बड़ा सा हॉल प्राप्त हुआ है जो कई पिलर्स पर या स्तंभों पर टिका हुआ है। तो यहां पर विद्वानों ने इसकी पहचान की है एक सभा भवन के रूप में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। और भी आगे देखते हैं साथियों कि यहां से सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे अधिक संख्या में सर्वाधिक मुहरें प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो अन्य चीजें हैं, यहां से सूती वस्त्र का प्रमाण प्राप्त होता है। ईंट का भट्ठा प्राप्त हुआ है। वैसे भी आपको मालूम है सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। तो यहां पर ईंट पकाने का एक ऐसा जो स्थान प्राप्त हुआ है, भट्टा प्राप्त हुआ है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण स्थान है चनहुद्रो। तो ये जो है मोहनजोदड़ो के निकट ही स्थित है, और ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थिति कहाँ है? ये जो है पाकिस्तान में ही स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। हालांकि आप में से जो भी पहला लेक्चर देखे होंगे आप लोगों ने, तो मैंने जो मैपिंग करके बताई है वो बहुत अच्छे से स्पष्ट करके बताने का प्रयास किया है। और इसकी खोज 1931 में श्री एन जी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई है, इसका उत्खनन कराया गया है। अब इस नगर की विशेषता यह थी कि चनहुद्रो एक औद्योगिक नगर था। ध्यान रखिएगा, चनहुद्रो कैसा नगर था? औद्योगिक नगर था। क्यों? क्योंकि यहां से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। मनके मतलब गोल गोल बड़ी, जो मोती के आकार की जो छोटी बॉल टाइप की होती, वो बनाए जाते थे, और उसका उपयोग आभूषण में किया जाता था। ठीक, तो यहां से जो प्राप्त हुई हैं वस्तुएं, उनमें महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी प्राप्त हुई हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक औद्योगिक नगर था। यहां से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अन्य चीजों में देखें तो ये एकमात्र ऐसा स्थान है कि जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। साथियों अक्सर ऐसे जो तथ्य हैं, जैसे वक्राकार ईंटें एकमात्र स्थान से प्राप्त हुई हैं, अलंकृत ईंटें एकमात्र स्थान से प्राप्त हुई हैं, आगे चलकर देखेंगे, तो ऐसे तथ्यों को अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे लकड़ी की नालियां कहां से प्राप्त हुई हैं, तो यहां पर वक्राकार ईंटें एकमात्र स्थान जो है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। और यहीं पर हड़प्पा संस्कृति के तीनों चरणों के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। प्राक हड़प्पा यानी बिल्कुल प्रारंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के जो प्रमाण। इसके अलावा झूकर और झांगर संस्कृति के भी प्रमाण हमें यहां से प्राप्त होते हैं। मिट्टी की पाइप नुमा नालियां, इसके भी यहां से हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो साथियों ये था आपका
चनहुद्रो। ठीक, यहां पर आप लोग कौन कौन सी चीजें याद रखेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये एक औद्योगिक नगर था, पहली बात। दूसरी बात, यहां मन के बनाने कारखाने प्राप्त हुए थे। वक्राकार ईंटें केवल यहीं से प्राप्त होती हैं और कहीं से भी प्राप्त नहीं होती हैं। और दूसरी बात, झोकर और झांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं और पाइप नुमा जो है नालियां प्राप्त हुई हैं मिट्टी की। तो ये जितने भी तथ्य हैं ये हमें ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, आप लोग इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्थान है कालीबंगा। कालीबंगा जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित था। राजस्थान में गंगानगर जिले में स्थित था, आप इसमें जिले का भी नाम याद रखें। और ये घग्गर नदी के तट पर था। घग्गर नदी कौन सी, जो विलुप्त सरस्वती नदी है। तो ये जो विलुप्त सरस्वती नदी है इसकी एक शाखा को ही घग्गर कहा जाता था। इसकी खोज 1953 में श्री A.N. घोष जी के द्वारा की गई थी और इसका उत्खनन 1961 में श्री B.B. लाल और B.K. थापर के द्वारा कराया गया था। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहां पर कि इसकी खोज कब और किसने की, इसका उत्खनन किसके द्वारा कराया गया था। अब यहां से जो महत्वपूर्ण जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं उनमें जुते हुए खेतों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी एक ऐसा खेत प्राप्त हुआ है जिसमें जो है ये जुता हुआ खेत है और यहां पर एक साथ दो फसलों के उगाए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जब किसी भी खेत में किसी भी कृषि पद्धति में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं, मिक्स क्रॉप। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि मिश्रित खेती के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं, ये इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि मिश्रित खेती के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, यहां से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और साथियों यहां से नक्काशीदार ईंटें यानी अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखिएगा अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं यहां से। और यहां से अग्नि वेदिकाएं यानी हवन कुंड, जो वेदियां होती हैं जिसमें हवन करते हैं धार्मिक क्रियाओं के दौरान, पूजा पाठ के दौरान, तो अग्नि वेदिकाएं यानी हवन कुंड यहां से प्राप्त हुए हैं। और एकमात्र स्थान है जहां से लकड़ी की बनी हुई नालियां प्राप्त हुई हैं। कैसी नालियां, लकड़ी की बनी हुई नालियां, एकमात्र स्थान जहां से लकड़ी की बनी हुई नालियां प्राप्त हुई हैं। साथियों आप देखते हैं इनमें से कौन कौन से तथ्य आपको विशेष रूप से ध्यान देने हैं। तो सबसे पहले कि जुते हुए खेत कहां से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मिश्रित खेती के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो वो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। नक्काशीदार ईंटें कहां से प्राप्त हुई हैं, कालीबंगा से। अग्निवेदिकाएं, हालांकि अग्निवेदिकाएं अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं, जैसे कालीबंगा से तो प्राप्त हुई हैं, अभी आगे देखेंगे कि लोथल से भी प्राप्त हुई हैं। और एकमात्र स्थान जहां से लकड़ी की बनी ईंटें प्राप्त हुई हैं। तो ये जिनमें स्टार लगा हुआ है ऐसे तथ्यों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके साथ और भी तथ्य हैं लेकिन मैंने केवल जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें यहां पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। रेगुलर क्लासेस में इससे भी अधिक। चलिए इसके अलावा साथियों यहां से कुछ चीजें और प्राप्त हुई हैं, हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ ली जाए। जैसे भूकंप का सबसे प्राचीन प्रमाण कहां से प्राप्त होता है, तो यहीं से प्राप्त होता है। ऊंट की हड्डियों के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। हाथी के दांत से बनी हुई एक कंघी प्राप्त हुई है और कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। इसे कई बार परीक्षा पूछा जा चुका है कि कांसे का दर्पण कहां से प्राप्त हुआ है, तो वो यहीं से प्राप्त हुआ है। कहां से, देख लीजिए कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण स्थान है लोथल। यह गुजरात में स्थित था, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित था और यह स्थानीय नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित था। तो ये इसकी खोज जो है 1954 में श्री रंगनाथ राव जी के द्वारा की गई थी। ठीक, ये रंगनाथ राव जी के द्वारा की गई थी। ये काफी महत्वपूर्ण स्थान था, सैंधव सभ्यता की आर्थिक गतिविधियों से संलग्न था। क्योंकि यहां से एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है, डक यार्ड प्राप्त हुआ है। मैंने आप लोगों को कल बतलाया था कि सिंधु सभ्यता में 4 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान थे जिनका उपयोग बंदरगाह के रूप में होता था। आप लोग बतला सकते हैं कि वो 4 नगर मैंने कौन कौन से बतलाए थे। ठीक, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
तो यहां से जो प्राप्त हुआ है सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो बंदरगाह नगर था। बंदरगाह नगर था ये, यानी यहां से डक यार्ड प्राप्त हुआ है, और इसकी पहचान विद्वानों ने डक यार्ड के रूप में की है, बंदरगाह के रूप में की है, जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि ये पश्चिम एशिया से व्यापार इसी बंदरगाह से होता था। इसकी मजबूती का एक साक्ष्य और है कि यहां से हमें फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है, फारस की मुहर प्राप्त हुई है। तो यहां से क्या प्राप्त हुई साथियों? फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है, जो इस तथ्य को पुष्ट कर देता है कि लोथल के बंदरगाह से ही पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे, आयात निर्यात करते थे सैंधव निवासी लोग। और यहां से भी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, यहां से भी कालीबंगा की तरह अग्निवेदिकाएं लोथल से भी प्राप्त हुई हैं। यहां से हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, घोड़े की अस्थियां, और हाथी दांत से निर्मित एक पैमाना प्राप्त हुआ है। ठीक, चूंकि ये बंदरगाह नगर था तो यहां से एक मिट्टी का खिलौना जैसा आकृति, मतलब एक खिलौना जैसा प्रारूप प्राप्त हुआ है। ठीक, इसके अलावा जो है साथियों यहां से चावल के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। चावल के प्रमाण हम देखेंगे कि रंगपुर से भी प्राप्त हो रहे हैं, अभी आगे इस पे देखेंगे। तो साथियों ये था आपका लोथल। इसमें जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, किस नदी के तट पे था? भोगवा नदी के तट पे था। ठीक, और यहां से चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, बंदरगाह नगर था, फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है, और यहां से नाव का प्रारूप प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहां से भी जो है अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। आप इस तथ्य को भी याद रखिएगा कि पश्चिम एशिया से व्यापार किस स्थान से होता था सिंधु सभ्यता में? तो लोथल। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, इसमें क्लियर हो रहा है आप लोग को? अगला स्थान है साथियों रोपड़। रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी, 1950 में। अब देखिए इसके पहले जितने भी स्थानों का उत्खनन हुआ था वो सब देश की आजादी के पहले ही हुआ था, लेकिन देश की आजादी के बाद, देश की स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे पहले रोपड़ स्थान की खोज की गई थी। यानी देश की स्वतंत्रता के भारत में खोजा गया पहला सैंधव स्थल कौन सा था? वो था रोपड़। और यहां से स्टीटाइट की एक बनी हुई सील यानी एक मुहर प्राप्त हुई है। ऐसा विद्वानों को मानना है कि यह भी वाणिज्यिक बस्ती थी। और मनुष्य के साथ यहां से एक समाधि प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को उसके कुत्ते के साथ दफनाया गया है। यानी मालिक को कुत्ते के साथ दफनाए जाने के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं साथियों? तो ये रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। सतलज नदी के तट पर है, देश की आजादी के बाद खोजा गया पहला सैंधव स्थल है। यहां पर स्टीटाइट से बनी हुई एक सील यानी मुहर प्राप्त हुई है, और मनुष्य के साथ जो है उसके पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहां पर यह है। अच्छा, ऐसे जो समाधि हैं जिनमें एक से अधिक शवों को दफनाया गया है, तो इस पे ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने देखा रोपड़, मालिक और कुत्ते को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से भी एक ऐसी समाधि प्राप्त हुई है जिसमें एक महिला को उसके बच्चे के साथ दफनाया गया है। ठीक, और लोथल है जो लोथल अभी हमने देखा, जो लोथल, तो यहां पर एक व्यक्ति को बकरी के साथ दफनाया गया है। तो कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो हो सकता है परीक्षा में पूछ लिए जाए, और यदि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं तो वो प्रश्न पत्र की प्रकृति कठिन हो जाती है। तो ये सारे तथ्यों को हम कवर करेंगे अपने रेगुलर क्लासेस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण स्थान है आपका धौलावीरा। काफी महत्वपूर्ण है साथियों, ये जो है धौलावीरा, ये काफी महत्वपूर्ण स्थान है। ये यहां से जो है अभी तक हमने जितने भी नगर देखे हैं तो उनसे थोड़ा सा ये हटकर क्षेत्र है साथियों। ठीक है, ये थोड़ा जो क्षेत्र है ये उनसे हटकर है। उदाहरण के तौर पर, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज भी 1967 में श्री जेपी जोशी के द्वारा की गई थी, और 1991 में श्री RS विष्ट ने इस क्षेत्र का उत्खनन कराया। सामान्यतः परीक्षा में यह पूछा जाता है, लेकिन फिर भी यदि ऐसा अंतर करके पूछ ले तो आप लोग इन तथ्यों को याद रखिएगा। इस स्थान की विशेषता यह थी कि जहां सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन द्विस्तरीय था, यानी यहाँ के नगर जो है दो भागों में विभाजित थे।
एकमात्र नगर धौलावीरा है जो कि 3 भागों में विभाजित था। अब 3 भागों में विभाजित था, कौन कौन से भाग थे साथियों? तो इनमें ऐसा जो पहला भाग था वो था दुर्ग टीला। अभी ये सारी चीजें मैं आप लोग को नगर नियोजन में समझाऊंगा। और फिर मध्यम नगर, ये एकमात्र स्थान है, ये एकमात्र स्थान से हमें ये प्राप्त हुई है। इसे मध्यमा भी कहा गया है, मध्यमा कहा गया है। और दूसरा जो है नगर टीला। तो इसकी विशेषता क्या थी? जो इसकी विशेषता थी कि मध्यमा या मध्यम नगर या परकोटा, इसे परकोटा भी कहा जा सकता है, ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो धौलागिरा से प्राप्त हुआ है। अब यहां से एक खेल का मैदान भी प्राप्त हुआ है, यहां से एक खेल का मैदान, स्टेडियम प्राप्त हुआ है। मतलब ये एक ऐसी आकृति है जो चारों ओर से, जो एक बीच में बड़ा सा मैदान बना हुआ है, ग्राउंड बना हुआ है, इसके कुछ स्थानों पर सीढ़ियां बनाई गई हैं। तो विद्वानों को मानना है कि ये जो है स्टेडियम था। अब यहां से जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहां पर एक छोटी सी आकृति स्टॉप डैम जैसी मिली है। हो सकता है इसका उपयोग जो है किस लिए किया जाता रहा होगा? वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता रहा होगा। हालांकि वैसे भी ये कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जो कि सामान्यतः सूखाग्रस्त होता है बारिश की दृष्टि से। ठीक है, तो इसके अलावा भी जो एक महत्वपूर्ण यहां से साक्ष्य मिला है, वो सिंधु घाटी की सभ्यता का एक साइन बोर्ड मिला है, एक अभिलेख मिला है। एकमात्र स्थान है जहां से हमें अभिलेख प्राप्त होता है, साइन बोर्ड प्राप्त होता है, और इसमें सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसके 10 बड़े अक्षर अंकित हैं। लिपि के संदर्भ में भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि यहाँ लिपि कैसी थी और किन में सबसे ज्यादा उत्कीर्ण थी, इनकी विशेषता क्या थी। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए कि सिंधु सभ्यता का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें सिंधु लिपि के यानी सभ्यता की लिपि के 10 बड़े अक्षर अंकित हैं। इस साइन बोर्ड को आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो साइन बोर्ड है इसमें कुछ इस तरह से अंक अंकित है। हो सकता है आप लोग को वहां से ना दिख रहा हो, तो यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोग को क्लियर करने का प्रयास करता हूं। आप लोग हालांकि गूगल में देख सकते हैं, ये एक ऐसा बना हुआ है, ऐसा। लिपियों के संदर्भ में आप लोग को विस्तार से अभी आगे बतला दूंगा, जब अन्य विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो कुछ इस तरह से है। अब यहां पर इस तरह से आकृतियां इसमें बनी हुई हैं। तो आप यहां पर धौलावीरा में साथियों 2-3 तथ्यों को बहुत अच्छे से रट कर रखिएगा कि जो यहां एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित है, एकमात्र नगर जहां से अभिलेख प्राप्त हुआ है या साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है, एकमात्र नगर जहां से स्टेडियम प्राप्त हुआ है। तो ऐसे तथ्य जो है यहां पर पूछ लिए जाते हैं, पूछ लिए क्या जाते हैं, पूछे ही जा चुके हैं कई कई बार। इसके अलावा साथियों अगला स्थान है जो गुजरात में ही मांदर नदी के तट पर रंगपुर स्थित है, और यहां से भी हमें चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यहां से भी हमें चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और रंगपुर को सिंधु सभ्यता का औरस पुत्र कहा गया है। ध्यान रखिएगा, औरस पुत्र किस नगर, सिंधु सभ्यता का औरस पुत्र किस नगर को कहा गया है? तो ध्यान रखें कि जो है रंगपुर को यहां पर कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंधु सभ्यता का औरस पुत्र। ठीक। अब यहां पर हमने अभी देखा कि इसके पहले जो लोथल पढ़ा था, तो लोथल से भी हमें चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हमने यहां पर चर्चा की थी ना कि लोथल से चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, रंगपुर से भी प्राप्त होते हैं, और लेकिन यहां से हमें क्या प्राप्त हुई? धान की भूसी प्राप्त हुई है। और ऐसा ही जो यहां से ध्यान रखिएगा, धान की भूसी प्राप्त हुई है। चलिए खैर, 2-3 तथ्य हैं ऐसे अक्सर जो एक ही स्थानों से प्राप्त होते हैं। अब यहां पर बात हुई है, थोड़ा सा देख लेते हैं। लोथल जो पहले पढ़ चुके हैं, चावल के साक्ष्य, रंगपुर, एक और स्थान आता है साथियों हुल्लास।
ठीक, तो यहां पर ये 3 तथ्य हैं। देखिए अक्सर ये जो सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां से एक ही तरह की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन उनका संदर्भ अलग अलग है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही स्थानों से मुहर जो है बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। इसी तरह से हमने यहाँ पर चावल या धान के संदर्भ में 3 अलग अलग तथ्यों को देखा है। सामान्य शब्दों में कहें तो जो लोथल से स्पष्ट रूप से चावल के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो ये रंगपुर है, चावल जिससे चावल जो कि धान से निकलता है, तो यहां पर मुख्य रूप से जो प्राप्त हुई वो धान की भूसी प्राप्त हुई है। इससे यह समीकरण बैठाया जाता है कि यहां से भी चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ऐसा ही एक स्थान है हुल्लास, और यहां से हमें धान की खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं। हालांकि ये विद्वानों का मत है, लेकिन हम ये भी अगर इतिहास के संदर्भ में देखें तो हमें चावल का पहला उल्लेख ब्रही के रूप में अथर्ववेद में प्राप्त होता है। और विद्वानों की यह धारणा है सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कि यहाँ की जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूं और जौ। धान और चावल के प्रमाण तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनकी कृषि की जाती थी या नहीं की जाती थी ये स्पष्ट नहीं है। खैर, एक ऐसा तथ्य था तो मैंने आप लोग को बतला दिया, आप लोग इसे भी ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनवाली यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और विलुप्त प्राय सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। इसकी खोज 1973 में श्री रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। और यहाँ जो महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा कालीन 3 स्तर यानी प्राक, विकसित और उत्तर हड़प्पा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई हैं वो कौन सी है? वो मिट्टी का बना हुआ हल का प्रारूप, जो कि ये तथ्य को स्पष्ट करता है कि सिंधु सभ्यता में जो कृषि होती थी उसमें हल का उपयोग होता था। अभी मैंने आप लोग को बताया है कि जुते हुए खेत कहां से प्राप्त हुए हैं। आप लोग को ध्यान हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब ये ऐसा स्थान है कि अधिकांश आवासों से जो है अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अभी हमने देखिए अग्नि वेदिकाओं संबंधित 3 तथ्य हो गए। अग्नि वेदिकाएं कहां से प्राप्त हुई हैं? लोथल से और कालीबंगा से। लेकिन मकानों से अग्नि वेदिकाएं कहां प्राप्त होती हैं? तो ये है बनवाली। ये इस तरह से आप ध्यान रखिएगा तथ्यों को, जो है परीक्षा में ये प्रश्न बनाने के तरीके हो सकते हैं। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं इनमें जो अंतर होता है वो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये सारी चीजें जो है आपको रेगुलर क्लासेस बता दी जाएंगी। हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूं कि जितने भी आपको लेक्चर यूट्यूब पर उपलब्ध हो रहे हैं वो सभी की जानकारी मैं यहाँ पर देता चलूँ। चलिए इसके बाद है साथियों राखी गढ़ी। यह भी हरियाणा में स्थित है और इस स्थल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये भारत में स्थित सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल यह है और इसका क्षेत्रफल लगभग 500 हेक्टेयर है। इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि भारत में स्थित सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है? वो है राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी को ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि यह प्रश्न पूछा जाता है कि पूरी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो वो था मोहनजोदड़ो। ठीक, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर यह तथ्य है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है। अब यहीं पर पूछ सकता है कि दूसरा बड़ा स्थान कौन सा है? तो इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। वो है धौलावीरा। अभी ही हमने पढ़ा है, जो 3 भागों में विभाजित था, वो था दूसरा सबसे बड़ा स्थान ये। और यहां से एक हड़प्पा लिपि युक्त जो है एक मुद्रा प्राप्त हुई है और तांबे से बने उपकरण यहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये साथियों ये था आपका जो सिंधु सभ्यता के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण स्थल थे। इसके अलावा भी हम देखें तो जो इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्थान है इनमें एक ऐसा ही स्थान आता है साथियों सूर्तघोई का। कौन सा स्थान? ये हटकर है, एक स्थान है साथियों को सूर्तघोई। एक स्थान है सूर्तघोई। ये कहां स्थित था? अफगानिस्तान में। तो विद्वानों का ऐसा मानना है कि यहां से जो है ये वाणिज्यिक नगरी थी, इनकी नगर था, यानी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र। और
नहर के साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त होते हैं। नहर के प्रमाण कैसे प्राप्त होते हैं? एकमात्र स्थान। ठीक, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि ये तथ्य अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ऐसा तथ्य, जो ऐसा प्रमाण हमें प्राप्त होता है पुस्तकों में कि जो सूरतघोई है, जो वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित था, यहां पर सिंधु वासियों ने अपनी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र यानी एक वाणिज्यिक नगर की स्थापना की थी। यहां से अपनी आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते थे। इसके अलावा एकमात्र स्थान जहां से हमें नहर के प्रमाण प्राप्त होते हैं, हालांकि अपवाद स्वरूप है, जैसे एक छोटा स्टॉप डैम जैसा, या कि जो वाटर मैनेजमेंट का प्रमाण प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है? धौलावीरा में। उसी तरह से एक अपवाद स्वरूप ये तथ्य निकल कर आता है कि नहर के प्रमाण हमें यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये आपके महत्वपूर्ण स्थान है। ये महत्वपूर्ण स्थान, और भी कुछ स्थानों को देखेंगे अपनी रेगुलर क्लासेस पे। तो उम्मीद करता हूं कि जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे, तो यहां से किस तरह से तथ्यों को पढ़ना है, और जो कुछ ऐसे साक्ष्य होते हैं जो मतलब दो नगरों से एक साथ प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने अग्नि वेदिकाओं को बताया, चावल के संदर्भ में मैंने आप लोग को 3 उदाहरण दिए। इसी तरह से जो है आपके बंदरगाह नगर, सुरकोतड़ा, बालाकोट, अल्लाह और भारत का लोथल। तो इस तरह के तथ्यों को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, और ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों, मिलते हैं आगामी लेक्चर में। देखेंगे सिंधु सभ्यता की व्यवस्थाओं के अंतर्गत यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, और इसके अलावा भी जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे यहाँ से मुहर जो प्राप्त हुई, जो सील्स प्राप्त हुए हैं, उनकी क्या विशेषताएं थी। फिर यहाँ से जो लिपियां प्राप्त हुई हैं, तो उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। इन सभी को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं आगामी लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।